तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और कमाल की वीडियो में। आज एक ऐसी मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं ना, जिसकी एंडिंग आपको कई सारे सवाल सोचने पे मजबूर कर देगी। और तो और आप लोग मूवी को बीच में से स्किप मत कर देना, वरना एंड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज हम देखेंगे अर्कारियम। ये कहानी की शुरुआत होती है रॉय और सरले से। हमें दिखाया जाता है कि ये सरले की दूसरी शादी होती है, क्योंकि एंटनी उसके पहले पति एक्सीडेंट में ही उसकी डेथ हो जाती है। और तो और जो रॉय है उसकी भी ये दूसरी शादी होती है, उसकी पहली शादी का डाइवोर्स हो चुका है। और तो और इनकी एक बेटी भी होती है जो कि अभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही होती है। यानी कि रॉय और सरले दोनों ही दूसरी शादी वाले हैं। और दोस्तों जो रॉय है ना, वो एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स मंगाता है चाइना से और इंडिया में होलसेल में बेचता है। उसका एक पार्टनर भी होता है जिसका नाम जितेश होता है। लेकिन कुछ ही समय बाद दिखाया जाता है कि रॉय के पास एक इंसान आता है और वो कहता है आपका पूरा ही सामान कस्टम में अटक चुका है, उसको निकलवाने के लिए थोड़ी बहुत घूस देनी पड़ेगी। इसके लिए वो कहता है कि आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब रॉय पहले तो थोड़ी बहुत चीज़ें सोचता है, लेकिन हाँ भी बोल देता है, क्योंकि 1.5 करोड़ का सामान निकालने के लिए 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता ना। वहीं पे उसके दोस्त जितेश के भी बहुत सारे पैसे लगे हुए थे। उसने भी रॉय के कहने पे ही पैसे लगाए थे, इसलिए वो उसको 5 लाख दे भी देता है कि हमारा सामान जल्द से जल्द वहाँ से निकलवा सके। इसके बाद जो सरले है ना, उसके बाप थॉमस का फ़ोन उसको आता है और वो कहता है कि देखो बेटी, बहुत समय हो गया मैंने तुमसे नहीं मिला और तुम्हारी फैमिली को भी मैं नहीं मिला, तो तुमसे हो पाए तो हमारे गाँव वाले घर पे आ जाओ। सरली भी सोचती है अभी बहुत काम का प्रेशर है, तो थोड़े दिन वहाँ पे होकर आती हूँ, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। इसलिए वो ये चीज़ रॉय को भी बता दी और वो भी मान जाता है। लेकिन जैसे ये चीज़ जितेश सुनता है ना, वो कहता है कि हमारा सामान आने वाला है, सब चीज़ें ऑनलाइन मैनेज करनी पड़ेगी और तुम तो जहाँ पे गाँव में जा रहे हो वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें तुम कैसे करोगे भाई, लौट तो आओगे ना हमारे सामान आने तक। रॉय जितेश से कहता है देख भाई, तू ज़्यादा दिमाग मत लगा, मैं आ जाऊँगा हमारे सामान आने तक और सभी चीज़ें ढंग से हो जाएंगी। मैंने पूरे 5 लाख रुपए दिए। और घर पे सरले वहाँ पे जाने की पूरी तैयारी भी कर रही होती है और इसी के साथ वो दोनों पति पत्नी रात को निकल भी जाते हैं अपने गांव के लिए। और जैसे ही ये दोनों थॉमस उसके पिता के पास पहुंचते तो थॉमस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है दोनों ही पति पत्नी को देखते ही। दोनों को गले लगाता है और पूछता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, उसको कब लाने वाले हो। सरली कहती है कि पापा मैं थोड़े ही दिनों में उसको भी बोर्डिंग स्कूल से लेके आऊँगी यहाँ पे। दोनों ही काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं गाँव में, दोनों का ही माइंड भी फ्री हो जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद क्या न्यूज़ आती है कि टीवी पे दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के लिए कोरोना का लॉकडाउन लगने वाला है। ये चीज़ सुन के रॉय पूरा ही चौंक जाता है, क्योंकि कस्टम में उसका माल अटका पड़ा था। वो ये सोचने लगता है कि ये लॉकडाउन इतना बड़ा हो जाएगा तो मेरा माल कैसे निकलेगा, और ज़्यादा बड़ा हो गया तो मेरा माल सड़ भी सकता है। और दूसरी तरफ से जितेश फ़ोन करके रॉय को कहता है कि भाई लॉकडाउन लग गया और हमारा माल कब आएगा। रॉय उसको कहता है कि भाई तू इतनी टेंशन मत ले, कुछ ही दिनों का लॉकडाउन लगा है, खुल जाएगा तो हमारा माल भी आ जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट लॉकडाउन होता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये करीब 2 साल तक चलने वाला है, शायद उनका माल बिगड़ भी सकता है। ये चीज़ को सोच के रॉय भी बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। एक साइड हो गई ये निराश और दूसरी साइड सरली को उसकी बेटी की जो टीचर होती है वो भी फ़ोन करके बोल रही होती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है हम इसका पूरी ही तरीके से ध्यान रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से खाना वाना भी खिलाएंगे, आप टेंशन मत लो। अब लॉकडाउन की न्यूज़ आने के बाद जो रॉय होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखने लगता है और ये चीज़ थॉमस को भी नोटिस हो जाती है। और ये चीज़ वो जाके सरले को पूछता है तो सरले बताती है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम जितेश है, दोनों ने मिलकर 1.5 करोड़ रुपए लगाए थे। अब लॉकडाउन की वजह से उनका माल चाइना में ही अटक चुका है, तो वो हमसे बार बार पैसे मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। ये चीज़ सुन के थॉमस भी बहुत ही दुखी होता है कि इतने पैसे ये गरीब लोग आखिर चुकाएंगे कैसे। दूसरे ही दिन थॉमस एक आइडिया देता है दोनों को कि मेरे पास गाँव में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पड़ी है और ये घर भी अच्छी खासी ज़मीन पे है, तो इसके भी काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल ही जाएंगे। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं सबको बेच देता हूँ और करीब करीब सबके मिला के 3 करोड़ रुपए तो मिल ही जाएंगे। उसमें से 1.5 करोड़ रुपए तुम लोग निकाल लेना और बाकी जितने भी बचते हैं उसका तुम ही लोग यूज़ कर लेना। मेरे लिए एक छोटा सा घर ले लेना, तुम्हारे आजू बाजू ही मैं रह लूँगा। मेरे मरने के बाद तो मेरे पास वैसे भी कुछ भी नहीं बचने वाला, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो सरले की कुछ ना कुछ मदद कर ही सकता हूँ ना। पहले तो रॉय ये चीज़ को लेके बिल्कुल भी हाँ नहीं कहता, कि वो कहता है कि देखो ये आपके पैसे हैं, आपकी ईमानदारी के पैसे हैं जो कि आपने कमा के कमाए हैं, तो मुझे ये ऐसे नहीं लेने, आप अपने पास ही रखो। लेकिन उसको थॉमस कहता है कि देखो तुम मेरे बेटी के पति हो, मेरे जमाई हो, मैं तुम लोगों की इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ, वरना मैं किस काम का, मेरे मरने के बाद मेरे पास तो कुछ बचने नहीं वाला। तो इसके बाद बेचारा रॉय भी हाँ कर ही देता है। इसके बाद रॉय और सरले दोनों ही उस घर का फोटो खींच के ऑनलाइन सेलिंग पे लगा देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद थॉमस को एक फ़ोन भी आता है बिल्डर से कि सर मैं आपका घर तोड़ के वहाँ पे एक होटल बनाना चाहता हूँ और आप जितने भी पैसे चाहते हो मैं उस घर के देने के लिए तैयार भी हूँ।
पहले तो थॉमस ये चीज़ सुन के खुश भी होता है कि घर बिक जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है क्योंकि ये घर टूटने वाला था। वो ये चीज़ सीधा जाके रॉय को बताता है कि घर तो बिक जाएगा, लेकिन पुराना घर है इसलिए कोई भी लेगा तो इसको तोड़ेगा तो ज़रूर, लेकिन अगर ये घर टूटेगा ना तो मेरी छाती में से जो 12 साल का सच छुपा हुआ है वो वापस से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस घर के किचन में एक आदमी की लाश पड़ी है पिछले 12 सालों से। अब ये चीज़ जैसे ही रॉय सुनता है ना वो तो पूरा ही चौंक जाता है और कहता है कि क्या, किसकी लाश पड़ी है, किचन में एक लाश पड़ी है, मुझे तो पता भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ये सब लफड़े में नहीं फंसना चाहता। थॉमस कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, हम दोनों मिलके उस लाश को ठिकाने लगा ही देंगे। और इतने में तो वहाँ पे शर्ले आ जाती है और उनको खाने के लिए बुला लेती है। थॉमस यही चीज़ सोचने लगता है कि क्या किस्मत है मेरी, सबसे पहले कस्टम में माल अटक गया, फिर लॉकडाउन लग गया, मेरी बेटी नहीं आ पा रही, जीतेश भी पैसे मांग रहा है और अब ये लाश का चक्कर। वो ये चीज़ में और भी ज़्यादा धंसता ही जाता है और इसका दिमाग काम ही नहीं करने लगता। वो सिर्फ यही चीज़ सोच रहा होता है कि आखिर किचन में किसकी लाश होगी। और जो रॉय है उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और वो थॉमस के पास जाके पूछ लेता है कि आखिर किचन में किसकी लाश है। तो उसको थॉमस बताता है कि वो लाश और किसी की भी नहीं, शर्ली के पहले पति एंटनी की लाश है। तो उससे और भी ज़्यादा चौंक जाता है रॉय, कहता है कि क्या, एंटनी का तो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बॉडी भी आप लोगों को मिली थी, उसके बाद की सारी प्रतिक्रिया की आप लोगों ने उसका चेहरा भी तो देखा होगा ना। तब उसको थॉमस कहता है कि एक्सीडेंट में वो कोई और लाश थी जो कि हम में लेके आया था, उसका पूरा ही चेहरा बिगड़ चुका था, लेकिन एक चीज़ सही हुई कि उसकी बॉडी पे सेम निशान था, जिसकी वजह से शर्ली और उसकी माँ ने ये सोच लिया कि वो एंटनी की ही लाश है। और पुलिस ने भी वही चीज़ समझी जिसकी वजह से मैं भी बच गया और ये पूरा ही केस क्लोज हो गया। और तो और थॉमस एक और बड़ा राज खोलता है कि एंटनी को मैंने ही मारा था और 12 साल पहले इस घर के किचन में मैंने ही उसको दफनाया था। रॉय पूछता है लेकिन आपने अपनी पहली ही बेटी के उसके पति को मार क्यों दिया। तो थॉमस उसको बताता है उसको मारने का एक रीज़न नहीं, मैं तुमको कई सारे रीजंस दे सकता हूँ। और थॉमस बताता है कि जो एंटनी था ना वो बहुत ही बुरा इंसान था, मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा मारा करता था, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। और तो और मैं उसके बाप को जानता था जो कि काफ़ी अच्छा इंसान था, तो उसके बाप को देख के मैंने एंटनी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एंटनी इतना बुरा इंसान निकलेगा। इसीलिए एक दिन गलती में ही मुझसे उसका मर्डर हो गया और मैंने उसको नीचे दफना भी दिया। इसके बाद जो रॉय है ना वो एंटनी को लेके थोड़ी बहुत छानबीन शुरू करता है और उसके थोड़े बहुत फ़ोटो निकालता है उसी पुराने घर से, और वहीं से उसको कुछ उसके पहचान वालों के भी नंबर मिलते हैं। और वो यही चीज़ सोचता है कि अगर जैसा थॉमस कह रहा है, अगर एंटनी बुरा इंसान होगा तो ठीक है, वरना कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा लफड़ा है उसके मर्डर के पीछे। फिर दूसरे दिन दोस्तों वो जो घर लेने वाला होता है ना वो बिल्डर वहाँ पे आता है और उसको आसपास का इलाका भी बहुत पसंद आता है और वो घर भी उसको बहुत पसंद आता है। ये देख के वो लोग डील फाइनल करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे शर्ले रॉय के पास आती है और कहती है कि हम हमारी बेटी को वापस घर ला सकते हैं। मैंने बोर्डिंग स्कूल वालों से बात की, उन लोगों ने कहा कि मैं एक मेडिकल रिपोर्ट बना के दे दूंगी आपको, उसके बाद अपनी बेटी को आप लोग घर लेके जा सकते हो। ये चीज़ को लेके शर्ले तो काफ़ी खुश होती है कि हमारी बेटी वापस घर पे आने वाली है, लेकिन रॉय के दिमाग में सिर्फ वो एंटनी की लाश का सीन ही चल रहा होता है और वो पूरा ही दुखी पड़ा होता है। एक दिन थॉमस बूढ़ी एज का होता है, इसलिए उसका पैर फिसल के वो गिर जाता है और उसके हाथ में उसको काफ़ी चोट भी आ जाती है। इसी की वजह से घर में जितनी भी सारी जड़ी बूटियाँ थी उससे शर्ले और रॉय उसका इलाज करते हैं और उसको सुला भी देते हैं। तभी वहाँ पे रॉय उसके पास बैठा हुआ होता है और कहता है कि देखो आपको घर बेचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये लाश वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं ये सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। अगर आप अपना घर ना बेचो और जैसे चीज़ें जा रही हैं वैसी जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ समय के बाद रॉय को जीतेश का फ़ोन आता है और वो उसको कहता है कि भाई मेरे पैसे कब लौटा रहा है तू, अगर तू 1 हफ्ते में मेरे 1.5 करोड़ रुपए नहीं लौटा पाएगा ना तो मैं तो पूरा डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, पहले अपनी बीवी को मारूंगा और फिर खुद मर जाऊंगा और पूरा ही केस क्लोज कर दूंगा। ये सोच के वापस जीतेश पूरा टेंशन में आ जाता है और उसको ना चाहते हुए भी ये घर बेचने के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। फिर जैसे ही घर की डील होती है, कुछ एडवांस पैसे मिलते हैं तो वो तुरंत ही जीतेश को उसके पैसे भिजवा देता है और जीतेश भी खुश हो जाता है। जीतेश वापस से फ़ोन करके कहता है कि रॉय मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करता भाई, मेरी भी मजबूरी थी ना। फिर जब रॉय को जो एंटनी के जान पहचान वालों के कुछ नंबर मिले होते हैं ना उसके फ़ोटो से, वो उनके पास जाता है और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। वो एंटनी की पूरी ही इन्फॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश करता है कि वो कैसा इंसान था। लोग उसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बताते, लेकिन कहते हैं कि वो सबकी मदद करना पसंद करता था और वो एक अच्छा भी था। ये चीज़ सुन के वो पूरा ही चौंक जाता है और कई लोगों से वो मिलता भी है। इसके बाद जब ये चीज़ वो जाके थॉमस को बताता है तो थॉमस कहता है कि लोग उसकी मदद और लोग उसकी अच्छाई करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो लोगों को थोड़ी बहुत दारू भी पिला दिया करता था और थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करता था अगर उनको ज़रूरत होती थी। लेकिन
वो चीज़ तो साइड में रही, वो मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, मैं उसको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था, लेकिन गलती से मुझसे एक काम ऐसा हो गया और मैंने एक टेबल उठा के उसके सर के पीछे मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और मुझे उसको दफनाना पड़ा। और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जैसे ही सोफ़ी को लेने, यानी कि तुम दोनों की बेटी को लेने शैले जाएगी, तो रात को हम उस लाश को ठिकाने भी लगा देंगे। फिर जब रात को बोर्डिंग स्कूल में उनकी बेटी को लेने शैले जाती है ना गाड़ी से, तब दोनों ही जने मिलकर रॉय और थॉमस अपने किचन में जाते हैं और खुदाई चालू कर देते हैं। वहाँ पे उसका जो कंकाल होता है ना एंटनी का, वो पूरी ही तरीके से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, तो उसको भट्टी में डाल के उसको जला देते हैं ताकि एंटनी का नामो निशान मिट जाए इस दुनिया से। उसके बाद वो दोनों ही काफ़ी रिलैक्स भी हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन उनकी बेटी घर पे आती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें मूवी के लास्ट सीन पे लेके जाया जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में शर्ले रॉय को बताती है कि मैंने पापा को एंटनी के बारे में बात करते हुए सुना, जैसे कि मेरी एंटनी की सारे ही यादें ताज़ा हो गई, ऐसा लगा। एंटनी सच में काफ़ी अच्छा इंसान था, मेरे साथ भी वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मैंने तो उसका चेहरा भी ढंग से नहीं देखा, बस लोगों के कहने पे मैंने भी ये मान लिया कि वो एंटनी था और वो मर गया। मुझे तो आज भी ऐसा ही लगता है कि एंटनी की डेथ नहीं हुई। मेरे ख्याल से मुझे उसका केस वापस से खुलवाना चाहिए। ये चीज़ सुनकर रॉय का चेहरा पूरा ही चौंका हुआ देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता है ना, कुछ मूवीज़ बनती ही हैं आपको सवालों के साथ पीछे छोड़ जाने के लिए। ये मूवी का नोट भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है रॉय के फेस एक्सप्रेशन के साथ। और आप जो जो चीज़ें इसके बारे में सोच सकते हो सोच लो, इसके बारे में मूवी यहीं पे एंड भी हो जाती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी, आपके क्या थॉट्स है मूवी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो चली हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।